हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। प्लैनेट्स ड्रिवन इन नोबेल वर्ल्ड का पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं। मैंने यू आर माई क्वीन न देखने के बारे में जो कहा था उसे मैं वापस लेती हूँ। अब से मैं यह सीरीज देखूंगी। मैं भी यह ड्रामा देखूंगी। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। डायरेक्टर रोहित वर्मा ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही काव्या मेहरा और विहान कपूर दोनों के सोशल मीडिया पेज तारीफों से भर गए। लोगों की राय पूरी तरह बदल गई थी। ड्रामा की पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स धीरे धीरे गायब हो गए और उनकी जगह पॉजिटिव चर्चाओं ने ले ली। फैंस प्रोडक्शन टीम से समय समय पर बिहाइंड द सीन्स अपडेट जारी करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि हर कोई प्रीमियर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि पहला एपिसोड अभी कुछ समय दूर था, जिससे दर्शकों के लिए इंतजार मुश्किल हो रहा था। इतना उत्साह देखकर खुश होकर डायरेक्टर रोहित वर्मा ने वादा किया, ठीक है, मैं आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद देने के लिए रेगुलर अपडेट्स जारी करूंगा। उस रात काव्या मेहरा को पता चला कि विहान कपूर ने ऑनलाइन उसकी तारीफ की है और बुरे कमेंट्स काफी कम हो गए हैं। आखिरकार उसे राहत मिली। नहाने और आरामदायक कपड़े पहनने के बाद काव्या बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में हाल की घटनाएं बार बार चल रही थी। क्या मुझे विहान को मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए? लेकिन उसे किसी चीज की जरूरत नहीं लगती। मैं उसके जैसे किसी इंसान को कैसे धन्यवाद दूं? आराम न मिलने पर वह उठी, स्क्रिप्ट उठाई और अपने कमरे से बाहर निकल गई। ड्रामा क्रू ने शूटिंग के लिए सिल्वर सिटी में पूरा विला बुक किया था। अगर वे बाहर भी जाते तो फैंस या रिपोर्टर्स की कोई चिंता नहीं थी। सिल्वर सिटी उत्तरी इलाके में था। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन काव्या को ठंड से कोई दिक्कत नहीं थी। वह चांदनी में एक मंडप में बैठी और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। कल का सीन ज्यादा रियलिस्टिक था। उसका किरदार अपने गुरु के साथ मिलिट्री में हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए जाता है, जहां वह पहली बार बुरी तरह घायल विहान कपूर से मिलती है और उसकी देखभाल करती है। अपने सोशल मीडिया की गड़बड़ी का अनुभव करने के बाद काव्या को एहसास हुआ कि अब उसे आलोचना से डरने की जरूरत नहीं है। वह अपनी एक्टिंग से खुद को साबित करेगी। पढ़ते समय उसने अचानक देखा कि एक परछाई उसकी तरफ आ रही है। उसने ऊपर देखा तो विहान कैजुअल घर के कपड़ों में उसकी तरफ आ रहा था। चांदनी में वह चांदी जैसा लग रहा था, जिससे वह लगभग अवास्तविक लग रहा था। वह उसके सामने रुक गया। काव्या जल्दी से खड़ी हो गई। चप्पल पहने हुए वह उससे काफी छोटी लग रही थी। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। आज के लिए धन्यवाद, फिल्म सम्राट विहान। वह जानता था कि वह उसके ऑनलाइन सपोर्ट की बात कर रही थी। उसे यह नहीं पता था कि तथाकथित लीक हुई डिस्ट्रैक्शन तस्वीरें सिर्फ इसलिए सामने आई थी क्योंकि उसने ऐसा होने दिया था। नहीं तो वे इतनी जल्दी नहीं फैलती। विहान ने उसकी तरफ देखा। बिना मेकअप के उसका चेहरा ताजा और नाजुक था, चांदनी में धीरे धीरे चमक रहा था। उसने पूछा, तुमने यह क्यों नहीं कहा कि मैंने जमीन से रुपए उठाए थे? काव्या शर्माते हुए हंसी। क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हारे जैसा स्टार सिर्फ 150 रुपए उठाने की जहमत उठाएगा। अगर मैं कहती कि यह मैंने किया है, तो वे विश्वास कर लेते। वह हमेशा उसे एक अनोखी भावना देती थी, कभी सावधान, कभी एक खाली पन्ने की तरह सरल और सीधी। उसकी नजरें उसके हाथों में रखी स्क्रिप्ट पर गईं। क्या तुम स्क्रिप्ट पढ़ रही हो? काव्या ने सिर हिलाया। हाँ, मैं एक ही टेक में शूट करना चाहती हूँ। मैं अभी भी अनुभवहीन हूँ।
इसलिए मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ। मैं कल की शूटिंग में देरी नहीं करना चाहती। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आया? उसने पूछा। है, काव्या ने उसे स्क्रिप्ट दी। यहाँ मेरा किरदार अपने मालिक से वादा करने से पहले हिचकिचाता है। मुझे नहीं पता कि उस पल मुझे कौन सी भावना व्यक्त करनी चाहिए। जैसे ही विहान ने स्क्रिप्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर उसकी पतली कलाई पर पड़ी, जिससे बहुत पहले होटल में हुई एक मुलाकात की हल्की सी याद ताजा हो गई। उसने जल्दी से अपना ध्यान वापस केंद्रित किया और सीन में भावनाओं को कैसे संभालना है, यह समझाना शुरू किया। काव्या ने इस दुर्लभ अवसर का फायदा उठाया। उसने विनम्रता से उन दूसरे हिस्सों के बारे में पूछा जो उसे समझ नहीं आए थे। उगते हुए चांद के नीचे समय शांति से बीत गया। यह देखकर कि कितनी देर हो गई है, काव्या ने माफी मांगी। मुझे माफ करना, फिल्म सम्राट विहान। मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया। क्या आपको आराम नहीं करना चाहिए? तभी उसके पेट में गुड़गुड़ हुई। वह शर्म से अपना होंठ चबाने लगी। मैंने आज दोपहर ज्यादा कुछ नहीं खाया। विहान ने अपनी भौहें ऊपर की। चलो कुछ खाने चलते हैं। क्या आपको भी भूख लगी है? काव्या ने एक छोटी असिस्टेंट की तरह उसके पीछे चलते हुए पूछा। बिना जवाब दिए वह उसे किचन में ले गया। स्टाफ रात के लिए पहले ही जा चुका था। विहान ने लाइट जलाई। क्या तुम नूडल्स बना सकती हो? उसने पूछा। काव्या ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मेरे नूडल्स फर्स्ट क्लास है। मेरे। वह खुद को रोककर जल्दी से ठीक करते हुए बोली। ऊपर वाली पड़ोसी 3 बड़े कटोरे खा सकती है। वह जल्दी से किचन में गई। टमाटर, अंडे और कीमा किया हुआ मांस मौजूद था। जल्द ही वह शोरबा बना रही थी, नूडल्स उबाल रही थी और बड़ी आसानी से स्प्रिंग अनियन छिड़क रही थी। विहान डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था। जल्द ही काव्या 2 गर्मागर्म नूडल्स के कटोरे ले आई। उसे दोनों कटोरे ले जाते देखकर वह मदद करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसने सिर हिला दिया। नहीं, तुम खुद को जला लोगी। उसने उसके पतले हाथों को देखा। तुम इतनी मजबूत क्यों हो? काव्या ने एक पल सोचा। क्योंकि मुझे काम करना है, इसलिए मैं यह पक्का करती हूँ कि मैं फिट रहूं। उसने उसकी आंखों में शांत दृढ़ संकल्प देखा। जब उसने कहा कि मुझे काम करना है, तो उसमें कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ पक्का इरादा था। जिन कारणों को वह समझा नहीं सकता था, उसके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उसे उसका बैकग्राउंड पढ़ना याद आया। कभी मेहरा परिवार की प्यारी बेटी। उसकी जिंदगी तब बदल गई जब असली बेटी रिया मल्होत्रा वापस आई। इसके तुरंत बाद काव्या को सिर्फ 19 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया। काव्या उसके विचारों से अनजान उत्सुकता से अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। फिल्म सम्राट विहान, गरम गरम खाओ। ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। उसने पहले ही खाना शुरू कर दिया था। विहान को सच में भूख नहीं लगी थी, लेकिन उसे इतनी खुशी से खाते देखकर उसे अच्छा लगा। जब वह उसके सामने खाती थी, तो खाना हमेशा ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। उसके गाल पर थोड़ा सा आटा लगा हुआ था। गर्म रोशनी में उसकी त्वचा मुलायम और कोमल लग रही थी, जिससे उसे छूने का मन हुआ। वह तब तक देखता रहा जब तक काव्या ने देखा कि उसने ज्यादा नहीं खाया है। क्या तुम्हें स्वाद पसंद नहीं आया? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है। तो और खाओ। यह मेरे अकेले के लिए बहुत ज्यादा है। और किसी को बताना मत, हमने पेंट्री से सामान चुराया है। चोरी का माल। उसने शरारती अंदाज में आंख मारी।
विहान मुस्कुराया। यह पहली बार था जब काव्या ने उसे इतनी खुलकर मुस्कुराते देखा था। वह एक पल के लिए जम गई। कोई हैरानी नहीं कि विहान कपूर को नॉवेल में एक ठंडा किरदार लिखा गया है। अगर वह रोज रिया मल्होत्रा को ऐसे मुस्कुराता तो आरव मल्होत्रा में लीड के तौर पर अपनी जगह खो देता। जैसे ही उसके विचार भटक रहे थे, उसे अचानक अपने गाल पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। विहान ने आटा हटा दिया। उसकी आंखें उससे मिली। मोयू, उसने धीरे से खुद को ठीक किया। काव्या, क्या हम सच में पहले कभी नहीं मिले? उसकी गहरी नजरें उसकी आंखों में अटक गईं। एक पल के लिए पूरी रात शांत हो गई। तेज रोशनी वाले डाइनिंग रूम में सिर्फ वे दोनों थे। रोशनी में आदमी की आंखें गहरी और आकर्षक थीं। उसके नाजुक फीचर्स शांत रात में और भी रहस्यमय लग रहे थे। उसकी आवाज धीमी और चुंबकीय थी, इतनी आकर्षक कि काव्या मेहरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नॉवेल की कहानी में विहान कपूर के रोल को याद करने की कोशिश की। काव्या मेहरा को पक्का यकीन था कि ओरिजिनल होस्ट विहान कपूर से ड्रामा यू आर माई क्वीन की शूटिंग से पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि नॉवेल में उनके बीच किसी भी बातचीत का जिक्र नहीं था। कहानी में विहान कपूर एक नेक इंसान था, कोई स्कैंडल नहीं, कोई अफेयर नहीं, कोई गॉसिप नहीं और किसी के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं। उसके दूसरा में लीड होने का कारण यह था कि जब वह पहली बार रिया मल्होत्रा से मिला तो उसकी नजरें उसकी कलाई से हट ही नहीं रही थी। तब से वह चुपचाप उस पर ध्यान देने लगा। हालांकि उस समय रिया मल्होत्रा और आरव मल्होत्रा पहले से ही साथ थे। उनका रिश्ता मजबूत था और वे स्वाभाविक रूप से कभी विहान कपूर से नहीं मिले। इस तरह विहान कपूर सिर्फ दूर से ही रिया मल्होत्रा की तारीफ करता था। शायद वह एक ही बात पर ध्यान देने वाला इंसान था। यह दूर से ध्यान देना कहानी के आखिर तक चला। वह हमेशा अकेला रहा। इसके अलावा अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने की उसकी जिद और अपने परिवार द्वारा अरेंज की गई ब्लाइंड डेट्स पर जाने से इनकार करने से मिस्टर कपूर के साथ उसके रिश्ते धीरे धीरे खराब होते गए। बात इतनी बढ़ गई कि वह अपने पिता के साथ एक ही कमरे में आधे मिनट से ज्यादा नहीं रह पाता था। बाद में मिस्टर कपूर की एक प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे अर्जुन कपूर को कपूर ग्रुप विरासत में मिला। उसके बाद विहान कपूर को अपने बड़े भाई के कंट्रोल में और भी ज्यादा जुल्म सहना पड़ा। कहानी के आखिर तक विहान कपूर में उदासी और आजादी का भाव था। काव्या मेहरा को कोई शक नहीं था कि उसका अंत अकेला ही होना तय था। पूरे नॉवेल में विहान कपूर का ओरिजिनल होस्ट के साथ किसी भी कनेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। बस इतना बताया गया था कि पहले वाली काव्या मेहरा ने एक बार एक फिल्म में उसकी पहली मोहब्बत का रोल किया था। हालांकि उस फिल्म के खत्म होने के बाद उनकी बातचीत ठंडी और दूर की हो गई थी। बाद में ओरिजिनल होस्ट का फिल्म सम्राट विहान कपूर से और भी कम संपर्क रहा। तो क्या विहान कपूर ने उसे किसी ऐसे इंसान के लिए गलत समझ लिया जिसे वह जानता था? काव्या मेहरा मना करने ही वाली थी कि अचानक उसका दिल कांप गया। नॉवेल में बताया गया था कि रिया मल्होत्रा की कलाई देखने के बाद विहान कपूर का रवैया बदल गया था। क्या उसने भी आरव मल्होत्रा की तरह फीमेल लीड को किसी और के लिए गलत समझ लिया था? उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसके मन में एक चौंकाने वाला शक पैदा हुआ। क्या ओरिजिनल होस्ट ने न सिर्फ आरव मल्होत्रा को आग से बचाया था, बल्कि विहान कपूर के साथ भी उसका कोई छिपा हुआ कनेक्शन था? क्या यह बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं था? ओरिजिनल होस्ट की डायरी में विहान कपूर के बारे में कुछ भी नहीं था। उसके विचार उथल-पुथल में थे, इसलिए काव्या मेहरा ने लापरवाही से जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा,
फिल्म सम्राट विहान, क्या आप समझा सकते हैं कि आपके उन शब्दों का क्या मतलब था? विहान कपूर ने उसके लाल गालों को देखा। उसके मन की बात समझ नहीं आ रही थी। उसके गले का सेब हिला और उसकी आवाज रात की तरह गहरी हो गई। उस समय मैंने किसी को देखा था, जब अंधेरे में हल्की रोशनी चमकी थी। अंधेरे में रोशनी से उसका क्या मतलब था? काव्या मेहरा को अचानक गर्मी महसूस हुई। उसने निगला और जल्दी से जवाब दिया, फिल्म सम्राट विहान, मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। अगर हल्की रोशनी भी होती तो भी मैं उस इंसान को साफ साफ नहीं देख पाती। सच में? विहान कपूर हल्के से मुस्कुराया और सीधा बैठ गया। उसकी आवाज में मतलब था, लेकिन मुझे लगता है तुम उस इंसान जैसी दिखती हो। काव्या मेहरा पूछना चाहती थी कि वह इंसान दोस्त था या दुश्मन, लेकिन उसने खुद को रोका और बात को हंसी में टाल दिया। सच में? शायद इसलिए क्योंकि मैं हाल ही में पॉपुलर हुई हूँ। अप्रत्याशित रूप से विहान कपूर ने और भी सीधे जवाब दिया, यह एहसास तुम्हारे जैसा ही है। काव्या मेहरा, क्या वह अभी बेहोश होने का नाटक कर सकती है? जल्द ही विहान कपूर अपने सामान्य शांत हावभाव में लौट आया। खैर, मैं पता लगाऊंगा और इसकी पुष्टि करूंगा। ओह, ठीक है। काव्या मेहरा मुस्कुराई, आराम से होने का नाटक करते हुए। उन्होंने अपने नूडल्स खत्म किए, टेबल साफ की और साथ में डाइनिंग रूम से बाहर निकल गए। चांदनी रात में उनकी परछाइयां साथ साथ चल रही थी। ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। दोनों चुपचाप अपने कमरों में लौट गए। अगले कुछ दिनों तक क्रू ने विला में सीन शूट किए। दोपहर के आसपास काव्या मेहरा ने अभी अभी अपना सोलो सीन खत्म किया था कि उनका फोन बजा। फोन सविता आंटी का था। उन्होंने जल्दी से फोन उठाया और एक सुनसान जगह पर चली गई। दूसरी तरफ से ईशान मेहरा की नरम आवाज आई, मॉम। काव्या मेहरा का दिल पिघल गया। बाओबेई, मॉम तुम्हें बहुत याद करती है। ईशान भी मॉम को बहुत याद करता है। तुम घर कब आओगी? क्योंकि उसने हाल ही में गिनती सीखी थी। उसने उन दिनों को गिना जितने दिन वह दूर थी। पहले ही 5 दिन हो चुके थे। सविता आंटी ने उसे बताया था कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बाओबेई, मॉम 2 दिन में घर आ जाएंगी। हमारी शूटिंग कल खत्म हो जाएगी, लेकिन क्रू थक गया है, इसलिए हम एक रात आराम करेंगे और अगले दिन लौट आएंगे। तो नैनी ने झूठ नहीं बोला। मॉम सच में एक हफ्ते में घर आ जाएंगी, ईशान मेहरा ने खुशी से कहा। मॉम, ईशान ने गिनती सीख ली है। वाह! तो मॉम के लिए गिनती करो। काव्या मेहरा ने उसे हिम्मत दी। छोटे लड़के ने गर्व से एक ही सांस में 1 से 100 तक गिनती की। काव्या मेहरा मुस्कुराते हुए धैर्य से सुनती रही। अपनी पिछली दुनिया की भतीजी की तुलना में ईशान मेहरा अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट था। आखिर इस बच्चे का पिता कौन है? बाओबेई कमाल का है। मॉम तुम्हें 100 किस देंगी? काव्या ने छेड़ा। लड़के ने शर्माते हुए धीरे से हम कहा और जल्दी से फोन काट दिया। काव्या मेहरा हंसी, यह जानते हुए कि उसका छोटा घमंडी बेटा शर्मिंदा हो गया था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने विहान कपूर को पास ही एक पेड़ से टिका हुआ देखा, जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी नजर महसूस करके उसकी गहरी आंखें उठीं और उससे मिली। उसकी आंखें शांत तालाबों जैसी थी, जिनमें काव्या मेहरा की चमकदार मुस्कान झलक रही थी। दोनों में से कोई नहीं बोला। काव्या मेहरा ने बस उसे देखकर मुस्कुराया और अपना फोन रख दिया। इतनी दूरी से विहान कपूर बातचीत नहीं सुन सकता था। सिर्फ माया वर्मा को पता था कि असली होस्ट का एक बच्चा है,
यह एक ऐसा राज था जिसे तब तक जाहिर नहीं करना था जब तक काव्या मेहरा पिता की पहचान पता न लगा ले और इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की न कर ले। उस दोपहर का सीन काव्या मेहरा और विहान कपूर के बीच एक दुर्लभ प्यारा पल था। स्क्रिप्ट में घायल विहान कपूर अभी अभी ठीक होना शुरू हुआ था। उसने काव्या मेहरा से उसे खड़े होने और चलने में मदद करने के लिए कहा। पहाड़ी जंगल में वह पहली बार उसका हाथ पकड़ेगा, एक बिल्ली के पंजे की तरह हल्का सा छूना। उनकी नजदीकी का पहला एहसास, मीठा फिर भी शर्मीला, दिलों की धड़कन तेज करने के लिए काफी दूरी बनाए हुए। कैमरा सेट हो गया था और डायरेक्टर रोहित वर्मा ने उन्हें शुरू करने के लिए चिल्लाया। घास के मैदान में विहान कपूर ने काव्या मेहरा का हाथ पकड़ा। उसकी हथेली चौड़ी और गर्म थी, जबकि उसकी छोटी और नाजुक थी, इतनी मुलायम कि लगभग बिना हड्डी वाली लग रही थी। उसके अचानक छूने से हैरान होकर काव्या मेहरा के गाल लाल हो गए। उसने शर्माते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी विहान कपूर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। सीधे उसकी तरफ देखे बिना उसकी तेज नजर ने दूर की परछाइयों पर एक नजर डाली, जैसे यह पक्का कर रहा हो कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। जल्द ही शाही युवा कमांडर ने अपना आम लोहरक्त वाला अंदाज छोड़ दिया। इस पल में वह बस एक युवा लड़का था जो उस लड़की का हाथ खुशी खुशी पकड़े हुए था जिसे वह प्यार करता था। फूलों से भरी पहाड़ी पर खड़ा था। युद्ध और अराजकता के बीच उन्होंने शांति के एक दुर्लभ पल का आनंद लिया। तभी काव्या मेहरा लड़खड़ा गई। विहान कपूर ने तेजी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका नरम शरीर उसकी मजबूत छाती से टकराया। दोनों एक ही समय पर आंखें उठाकर जम गए। जब काव्या मेहरा की नजर उससे मिली, तो वह घबराकर शर्म से दूसरी तरफ देखने लगी। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि विहान कपूर की गहरी आंखें नशे में धुत होकर उसकी गालों पर टिकी हुई हैं। हवा थम सी गई। जैसे ही काव्या मेहरा को सांस लेने में दिक्कत हुई, पास ही एक चिड़िया की आवाज गूंजी। उसने धीरे से खांसा और आगे इशारा किया। चलो, वहां चलकर देखते हैं। ठीक है, विहान कपूर ने धीरे से जवाब दिया। जैसे ही काव्या मेहरा उत्सुकता से आगे बढ़ी, उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसकी उंगलियां उसकी कलाई से छू गईं और अचानक उसे गवर्नर के महल वाला दिन याद आया जब उसने उसकी कलाई नापी थी। अनजाने में काव्या मेहरा उसे अपने साथ खींच रही थी, इस बात से अनजान कि विहान कपूर की आंखें उनके जुड़े हुए हाथों पर टिकी थी। उसे लगा कि वह अपना होश खो रहा है। उसकी नजरें जादू में फंसी हुई लग रही थी। वह खुद को उसकी कलाई को हल्के से सहलाने से रोक नहीं पाया। पतली और गोरी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने उस दिन होटल में देखी थी। विहान कपूर के गले का सेब ऊपर नीचे हुआ। उसके विचार बेकाबू होकर 3 साल पहले एक ऐसी रात में चले गए जब उसका होश धुंधला हो गया था। उस पल उसे खुद से नफरत हुई। गवर्नर के महल में शूटिंग के बाद से उसने काव्या मेहरा के प्रति अपने विचारों को अपने अंदर गहराई में छिपा रखा था। आगे चलते हुए काव्या मेहरा पूरी तरह अनजान थी, जब तक कि डायरेक्टर रोहित वर्मा ने अचानक आवाज नहीं दी। कट। बहुत बढ़िया। एक ही टेक में परफेक्ट। काव्या मेहरा ने तुरंत विहान कपूर का हाथ छोड़ा और अगले सीन की तैयारी करने लगी। इस बीच विहान कपूर अपनी हथेली को घूर रहा था, जैसे उसके स्पर्श की गर्मी अभी भी महसूस हो रही हो। अगले सीन के लिए दोनों घास पर बैठ गए। हवा से लंबी घास झुक रही थी। काव्या मेहरा ने अपना सिर घुमाया और विहान कपूर को देखकर मुस्कुराई। उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई थी। कट। डायरेक्टर रोहित वर्मा ने फिर से कहा और उनके पास आए। काव्या, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन कुछ कमी है।
क्या कमी है? काव्या मेहरा ने उलझन में पूछा। प्यार? डायरेक्टर ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। तुम्हारे पिछले सीन यू आर माई क्वीन के सीन से अलग यह एक क्लोजअप इमोशनल शॉट है। तुम्हारी एक्टिंग ठीक है, लेकिन बाद में यह काफी नहीं होगी। अभी तुम उस इंसान के सामने हो जिसे तुम पसंद करती हो। जब तुम उसकी आंखों में देखती हो तो कौन सा इमोशन दिखना चाहिए? जैसे ही उसे एहसास हुआ, काव्या मेहरा विहान कपूर को देखने के लिए मुड़ी। उनकी नजरें एक बार फिर मिली। दोनों में से किसी ने भी नजरें नहीं हटाईं। उनके बगल में डायरेक्टर रोहित वर्मा ने धीरे से कहा, काव्या, उस फीलिंग को ढूंढो। काव्या मेहरा ने सिर हिलाया, मन में उस बात को दोहराते हुए। वह बेहतर कर रही थी, लेकिन वह फीलिंग अभी भी उससे दूर थी। असल में सिर्फ एक एक्सप्रेशन की जरूरत है, विहान कपूर ने उसके बगल में धीरे से कहा। उसने अपने होंठ हल्के से खोले। यह वही एक्सप्रेशन है जो तुम्हारे चेहरे पर तब था जब तुम फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसने कहा, उसकी पलकें नीचे झुक गईं और उसके दिल में नुकसान का एक अजीब सा एहसास हुआ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विहान कपूर को काव्या मेहरा के लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास होने लगा है, या वह अभी भी अपने अतीत के किसी की यादों में फंसा हुआ है? विहान कपूर की सलाह की वजह से जब शूटिंग फिर से शुरू हुई, तो काव्या मेहरा ने ऐसा दिखाया कि उसके बगल में विहान कपूर नहीं, बल्कि ईशान मेहरा है। कैमरे सेट होने के बाद डायरेक्टर रोहित वर्मा ने चिल्लाकर कहा, तैयार और शुरू करो। काव्या मेहरा और विहान कपूर अगल-बगल बैठे थे। उनके बीच मुश्किल से आधे इंसान जितनी दूरी थी। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, उसकी किसी बात पर वह मुड़ी और मुस्कुराई। उसी पल उसकी आंखों में विहान कपूर की छवि कैद हो गई, साथ ही उसके पीछे विशाल घास का मैदान और खिले हुए फूल भी, साफ, जिंदा दिल, सांस रोक देने वाला। विहान कपूर ने धीरे से सांस ली। उस पल वह बेसब्री से जानना चाहता था कि वह सच में किसके बारे में सोच रही थी। कट। बहुत बढ़िया। मुझे बिल्कुल यही फीलिंग चाहिए थी, डायरेक्टर रोहित वर्मा ने संतुष्टि से कहा। लंच की तैयारी करो। उसके बाद हम पैक करके फिल्म सिटी चलेंगे। जैसे ही वे बाहर उतरे, उनके पीछे की बिल्डिंग आग की लपटों में ढह गई। काव्या मेहरा ने लड़के को नीचे उतारा। धुआं और आग उनके पीछे एक ड्रामेटिक बैकग्राउंड की तरह गरज रहे थे। किसी को पता नहीं था, पास के कैमरे, जो अभी भी शूटिंग के कारण चल रहे थे, चुपचाप पूरे बचाव को रिकॉर्ड कर रहे थे। लड़के को मामूली जलने के साथ अस्पताल ले जाया गया। काव्या मेहरा के शरीर पर भी जलने के छाले पड़ गए थे, हालांकि कोई भी गंभीर नहीं था। दवा से वे कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। बाद में आग का पता अंडरग्राउंड वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से चला। शुक्र है, कोई दूसरी बिल्डिंग प्रभावित नहीं हुई। अपने जख्मों पर मरहम लगाते समय काव्या मेहरा का फोन बजा। यह अनिका शर्मा का था। आप कहाँ हैं, मिस काव्या? डायरेक्टर रोहित वर्मा ने अभी फोन किया था, एक सीन का रिटेक लेना है। अभी भी गीली, कंधों पर तौलिया और कपड़े शरीर से चिपके हुए, काव्या मेहरा ने जवाब दिया। मैं फिल्म सिटी के पूर्वी तरफ हूँ। वहां आग लग गई थी। मैंने एक लड़के को बचाया, इसलिए मैं अभी पूरी तरह भीगी हुई हूँ। आग? अनिका शर्मा हैरान रह गई। क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम घायल हो? उसकी तेज आवाज ने ध्यान खींचा। पास में विहान कपूर, जिसने अभी-अभी एक सीन पूरा किया था, तेजी से मुड़ा। चिंता मत करो, काव्या मेहरा ने शांति से कहा। बस कुछ छाले हैं। कोई गंभीर चोट नहीं है। जलने के छाले? वहीं रुको।
मैं गाड़ी लेकर तुम्हें लेने आती हूँ, अनिका शर्मा ने जल्दी से कहा। जब उसने फोन रखा तो उसने देखा कि विहान कपूर पहले से ही क्रू कार की चाबियां लिए हुए था। तुम दवाइयां खरीद लो, विहान कपूर ने कहा। मैं तुम्हारे साथ उसे लेने चलता हूँ। अनिका शर्मा ने हैरानी से पलकें झपकाईं, फिर जल्दी से सिर हिलाया। थैंक यू, मिस्टर विहान। बिना कुछ कहे विहान कपूर ड्राइवर की सीट की तरफ चले गए। कुछ ही देर बाद जब काव्या मेहरा ने मरहम लगाना खत्म किया तो उनके सामने टायरों की आवाज रुकी। खिड़की आधी नीचे हुई। अंदर आ जाओ, विहान कपूर ने कहा। वह क्यों आए? काव्या मेहरा ने सोचा, लेकिन वह जल्दी से कार में बैठ गई। थैंक यू, फिल्म सम्राट विहान। विहान कपूर की नजरें उस पर टिकी रहीं। उसके बाल गीले और बिखरे हुए थे, उसके गालों पर काली कालिख लगी थी, फिर भी उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, हालांकि उसके चारों ओर तौलिया होने से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। क्या तुमने किसी को बचाया? उसने पूछा। काव्या मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने एक लड़के को बचाया। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह तारीफ का इंतजार कर रही हो। विहान कपूर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जब तक कि उसकी नजर उसकी कलाई पर नहीं पड़ी। उसकी पतली त्वचा पर बड़े बड़े छाले थे। उसके सीने में कुछ कस गया। मैं डायरेक्टर रोहित वर्मा से बात करूंगा। तुम्हें एक दिन आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं, काव्या मेहरा ने जल्दी से मना किया। अगर मैंने आराम किया तो मैं ईशान मेहरा से किया अपना वादा तोड़ दूंगी। उसने अपना हाथ उठाया। देखो, बस कुछ छाले हैं, निशान नहीं पड़ेंगे। सच में, मैं ठीक हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विहान कपूर ने उसे चुपचाप देखा, फिर मुड़ा और कार स्टार्ट कर दी। वे क्रू के पास लौट आए। हालांकि काव्या मेहरा ने जोर दिया कि वह शूटिंग जारी रख सकती है, फिर भी उसे नए कपड़े और मेकअप की जरूरत थी। वह अनिका शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम में गई, कपड़े बदले और अपने बाल सुखाए। जब वह बाहर निकली तो विहान कपूर इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में मरहम की एक ट्यूब और कॉटन स्वैब थे। बिना कुछ कहे वह मेकअप आर्टिस्ट के काम करते समय उसके बगल में बैठ गए। कपड़े बदलते समय पहले वाली दवा हट गई थी। विहान कपूर ने धीरे से उसका हाथ उठाया, स्वैब को मरहम में डुबोया और सावधानी से उसे उसकी फफोले वाली कलाई पर लगाया। उसका चेहरा शांत और एकाग्र था, जो शायद ही कभी देखने को मिलता था। उसके होठों पर हल्की सी शिकन थी, फिर भी उसके हाथ की हर हरकत बहुत कोमल थी। काव्या मेहरा को ठंडी दवा अपनी त्वचा पर फैलती हुई महसूस हुई, जिससे जलन वाला दर्द कम हो गया। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और कोमल आवाज में कहा, धन्यवाद, फिल्म सम्राट विहान कपूर। ऐसा कहने के बाद वह खुद पर हंसी और बोली, लगता है मैं यह वाक्य दिन में कई बार दोहराती हूँ। विहान कपूर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने मरहम और कॉटन स्वैब उसके हैंडबैग के पास रख दिया और तुरंत ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। उसी दिन यिंचिंग फिल्म और टीवी सिटी में लगी आग की खबर न्यूज पर दिखाई गई। कोई हताहत नहीं हुआ और सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया और कानून के तहत सजा दी गई। कोई और बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि उसी शाम घटना के कुछ ही घंटों बाद आग लगने की जगह का एक साफ फुटेज तेजी से ऑनलाइन फैल गया। इस समय आरव मल्होत्रा के विला में वह खुद अपनी कमर पर तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से बाहर निकला। उसने देखा कि रिया मल्होत्रा सोफे पर बैठी अपने फोन से खेल रही थी।
टीवी पूरे समय चालू था और एंटरटेनमेंट चैनल चल रहा था। आरव मल्होत्रा उसके बगल में बैठ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिया, ऐसा क्यों है कि जब हम एक ही शॉवर जेल इस्तेमाल करते हैं तो मेरे शरीर से कोई खुशबू नहीं आती, और फिर भी तुम इतनी खुशबूदार लगती हो? जैसे ही उसने कहा, उसने रिया मल्होत्रा का चेहरा अपने पास खींचा और उसे किस किया। क्योंकि दोनों के बीच आरव मल्होत्रा के लाउंज में पहले ही एक असली रिश्ता बन चुका था, उस पल दोनों के बीच एक खामोश समझ थी, क्योंकि आरव मल्होत्रा ने पहले ही रिया मल्होत्रा को अपने शरीर के नीचे दबा लिया था। उसके हाथ उसके कपड़ों में चले गए, सिर उसकी गर्दन में दबा हुआ था और उसने उसे किस किया। उसका शरीर कांप उठा, जिससे उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह कुछ और करने ही वाला था कि उसे टेलीविजन पर एक आवाज सुनाई दी, जिसमें रिपोर्ट किया जा रहा था, 1 घंटा पहले यिंचिंग फिल्म और टेलीविजन सिटी में आग की घटना के फोटोग्राफर ने एक वीडियो जारी किया है। आरव मल्होत्रा ने तुरंत खबर पर खास ध्यान दिया, क्योंकि जब वह 17 साल का था तब वह एक बार आग में फंस गया था। उस आदमी ने अपना सिर स्क्रीन की तरफ घुमाया। इस समय टेलीविजन उस समय की रिकॉर्डिंग पर स्विच हो गया था। लकड़ी के अटारी के अंदर आग तेजी से जल रही थी। काला धुआं और भी घना होता जा रहा था और जल्द ही उसने ऊपर पूरे आसमान को ढक लिया। जब लोग घबरा रहे थे तो एक लड़की कैमरे के फोकस में आ गई। उसका चेहरा गोरा और नाजुक था और वीडियो में वह एक परी की तरह लग रही थी जो गलती से दुनिया में भटक गई हो। जब उसने लड़की का चेहरा साफ देखा तो आरव मल्होत्रा ने गुस्से से भौहें सिकोड़ी। यह फिर से काव्या मेहरा थी। क्योंकि आसपास बहुत शोर था, उसे नहीं पता था कि काव्या मेहरा और दूसरे लोग क्या बात कर रहे थे। इसलिए आरव मल्होत्रा यह देखकर हैरान रह गया कि काव्या मेहरा ने अचानक खुद पर पानी डाला और सीधे उसके सामने आग के समुद्र में कूद गई। जब उसने उसे फुर्ती से खिड़की से कूदते देखा तो वह एक पल के लिए सदमे से अवाक रह गया। उसके नीचे रिया मल्होत्रा ने आरव मल्होत्रा की अचानक जमी हुई हालत को देखा। उसने बुदबुदाया, भाई आरव। उसके नीचे रिया मल्होत्रा को लगा कि आरव मल्होत्रा अचानक रुक गया है। उसने बुदबुदाया, भाई आरव। आरव मल्होत्रा ने उसे जवाब दिया और उसे चूमना जारी रखने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन उसके कान ध्यान से टेलीविजन से आने वाली आवाजों पर लगे हुए थे। उसने रिया मल्होत्रा को कुछ सेकंड के लिए चूमा, फिर एक बार फिर टेलीविजन पर तस्वीरों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने स्लो बटन दबा दिया हो, एक एक फ्रेम करके, और यह देखना बहुत मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसके दिल के अंदर बेचैनी हो रही थी। अब जब रिया मल्होत्रा ने उसका नाम फिर से पुकारा, तब भी आरव मल्होत्रा को अपनी एक्टिविटीज जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आंखें एक पल के लिए भी टेलीविजन स्क्रीन से नहीं हटी। हालांकि उसे चिंता थी कि रिया मल्होत्रा नाराज है, इसलिए उसने उसे सहलाया और आखिरकार उसका लहजा बदल गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था और ठीक उसी समय जब आरव मल्होत्रा खुद को फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाने से रोक नहीं पा रहा था, टीवी पर सीन अचानक बदल गया। 2 लोग खिड़की से बाहर कूदे। एक काव्या मेहरा थी जिसके काले बाल थे, और दूसरा एक लड़का था जो सिर्फ उसके कंधे तक पहुंचता था। काव्या मेहरा ने लड़के को जमीन पर उतारने के बाद उसे अपने साथ खींचा और भागी। उसके पीछे आग का एक भयानक समंदर था जो जान ले सकता था। आरव मल्होत्रा का दिल कांप गया और उसके हाथ अनजाने में कस गए। उसके नीचे रिया मल्होत्रा उसके चुटकी काटने के दर्द से करा उठी। आरव मल्होत्रा ने रिएक्ट किया और जल्दी से माफी मांगी। इस समय काव्या मेहरा का वीडियो स्क्रीन से हट गया। वे सिर्फ न्यूज़कास्टर की आवाज सुन सकते थे जो बता रहा था, सच तो यह है कि फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन
कि फीमेल लीड काव्या मेहरा सेट के पास से गुजर रही थी जब उसने आग देखी। उसने बिना किसी झिझक के, खतरे की परवाह किए बिना, ड्रामा जुआन टियान के मेल लीड के चाइल्ड एक्टर को बचाने के लिए आग के समंदर में छलांग लगा दी। इस समय वे दोनों फिल्म और टीवी सिटी में ठीक हो रहे हैं। शुक्र है उन्हें सिर्फ हल्की चोटें आई हैं। रिपोर्ट के बाद न्यूज ने टॉपिक बदल दिया, लेकिन आरव मल्होत्रा की देखने में अचानक सारी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने अचानक रिया मल्होत्रा के कपड़ों से अपने हाथ हटा लिए और उससे नीचे उतर गया। रिया मल्होत्रा, जिसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है, उसने साफ तौर पर लाल गालों के साथ पूछा, भाई आरव, क्या हुआ? कुछ नहीं, कपड़े। अचानक तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आरव मल्होत्रा ने जवाब दिया और उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने अपने घर के कपड़े पहने। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? नहीं, आरव मल्होत्रा को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे किसी वजह से अकेला रहने का मन कर रहा था। उसने कहा, अगर तुम संतुष्ट हो तो मैं तुम्हें घर भेज सकता हूँ। भाई आरव, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रिया मल्होत्रा को नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने एक बार फिर पूछा, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं। आरव मल्होत्रा नहीं चाहता था कि वह और कुछ पूछे, इसलिए उसने एक बहाना बनाया, काम पर कुछ हुआ है। ओह, रिया मल्होत्रा जानती थी कि उसके लिए इतनी बड़ी कंपनी संभालना आसान नहीं है, इसलिए उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही गाड़ी चलाकर घर जा सकती हूँ, ताकि तुम्हें मुझे छोड़ने न जाना पड़े। इस तरह तुम शांति से काम कर पाओगे। ठीक है, आरव मल्होत्रा ने कहा, तो तुम घर पहुंचकर मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेज देना। हालांकि रिया मल्होत्रा ने कहा कि वह खुद घर जा सकती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव मल्होत्रा सच में मान जाएगा। यह बात कि वह आज रात उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, उसके दिल को दुख पहुंचा रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, भाई आरव, मैं चलती हूँ। ज्यादा देर तक काम मत करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। रिया मल्होत्रा कमरे से बाहर चली गई, आरव मल्होत्रा को अकेला छोड़कर। उसके मन में वह उस पुरानी याद को फिर से याद करने लगा। उस समय उसे बस इतना याद था कि कलाई पर एक अजीब ब्रेसलेट पहनी हुई एक लड़की ने उसे बचाया था। हालांकि चारों ओर धुएं की वजह से उसकी नजर धुंधली हो गई थी, लेकिन उसे याद था कि लड़की के हाथ छोटे और मुलायम थे। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे आग के दर्दनाक, गर्म समुद्र से तब तक खींचती रही, जब तक उसने ताज़ी हवा में सांस नहीं ली। उस समय उसकी अपनी स्किन पर शायद ही कोई चोट लगी थी, लेकिन हालांकि उसकी नजर धुंधली थी, उसने किसी को उनकी तरफ चिल्लाते हुए सुना कि एक छोटी लड़की घायल हो गई है और उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजना होगा। फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। आरव मल्होत्रा उससे कई सालों तक नहीं मिला, जब तक कि वह रिया मल्होत्रा से नहीं मिला। उसे यह जानकर बहुत ज्यादा झटका लगा कि वह वही लड़की थी जिसने उस समय उसे बचाया था। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने काव्या मेहरा को लड़के को आग के दरिया से बाहर निकालते देखा, तो आरव मल्होत्रा को लगा जैसे उसकी दूर की और धुंधली यादें धीरे धीरे और ज्यादा साफ होती जा रही हैं। उस याद में वह 17 साल का था। उसके बगल में चोटी वाली एक लड़की थी। उसका चेहरा, जो उसकी याद में धुंधला था, धीरे धीरे साफ होता गया। उसे यह देखकर झटका लगा कि वह काव्या मेहरा थी। यह वह कैसे हो सकती है? शायद अभी टीवी देखने से ही उसके सबकॉन्शियस पर असर पड़ा था। आरव मल्होत्रा ने इस विचार को जबरदस्ती नकार दिया, लेकिन ऐसी तस्वीर ने उसके दिल की गहराई में शक का एक बीज बो दिया।
हालांकि अभी यह ज्यादा नहीं था, लेकिन एक बार जब यह जड़ पकड़ लेगा तो यह कभी भी अंकुरित होकर खिल सकता है। तब तक विरोध करने में बहुत देर हो जाएगी। रात बहते पानी की तरह शांत थी। आरव मल्होत्रा खिड़की के सामने खड़ा था और चांद की रोशनी को करीने से कटी घास पर फैलते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, लेकिन वह काव्या मेहरा का वह ऑनलाइन वीडियो फिर से देख रहा था जिसमें वह लड़के को आग के दरिया से बाहर निकाल रही थी। उसे काव्या मेहरा का सोशल मीडिया पेज खोजने और उसके कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करने पर खुद पर थोड़ा पागलपन भी महसूस हुआ। बचाव की वजह से वह उस शाम ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई थी। कमेंट्स उसके फैंस की चिंता से भरे हुए थे। बहन काव्या, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम कैसी हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। काव्या, मुझे लगता था कि तुम में सिर्फ खूबसूरती है, लेकिन मैं गलत था। इतने सारे लोग वहां थे, फिर भी सिर्फ तुमने एक जान बचाने के लिए आग में कूदने की हिम्मत की। कोई जिंदगी और मौत के पल में क्या करता है, यह उसका असली स्वभाव दिखाता है। भले ही तुम्हारी एक्टिंग परफेक्ट न हो, मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में बहुत अच्छी बनोगी। मैं पहले सिर्फ एक राहगीर था, लेकिन अब मैं तुम्हारा फैन हूँ। देवी, पहले तुमने खाली हाथों से लकड़ी के तख्ते तोड़े और अब तुमने किसी को बचाने के लिए आग के दरिया में छलांग लगा दी। क्या तुम इंसान भी हो? बहन काव्या, क्या तुम्हें चोट लगी है? प्लीज एक फोटो पोस्ट करो ताकि हमें पता चले कि तुम ठीक हो। शायद इन कमेंट्स को देखकर काव्या मेहरा ने एक सेल्फी पोस्ट की। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी नहाकर निकली है। उसने अभी भी हेयर बैंड पहना हुआ था जिसने उसके बालों को पीछे खींच रखा था, जिससे उसका नाजुक चेहरा दिख रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ दिल के आकार में उठाया, जिससे उसकी पीली कलाई पर पड़े छाले साफ दिख रहे थे। वीडियो में उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। ये बस कुछ छाले हैं, मार्शल आर्टिस्ट होने का हिस्सा है। मैं अब ठीक हूँ। जैसे ही पोस्ट अपलोड हुई, फैंस ने कमेंट सेक्शन में फिर से कमेंट्स की बाढ़ ला दी। स्क्रॉल करते समय आरव मल्होत्रा ने अचानक एक कमेंट देखा जो उसके बचाव की सच्चाई पर सवाल उठा रहा था। काव्या मेहरा, तुमने उस बच्चे को क्यों बचाया? क्या यह अजीब नहीं है कि पूरी घटना HD में रिकॉर्ड हुई? तुम्हारे फॉलोअर्स एक ही रात में 10 लाख से ज्यादा बढ़ गए। क्या यह बहुत आसान नहीं लगता? पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही किसी ने जवाब दिया। तुम्हारा दिल कितना काला है। किसी ने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और तुम इसे साजिश बता रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम खुद कभी खतरे में नहीं पड़ोगे। बहुत जल्दी और भी बहसें शुरू हो गईं। हैरानी की बात है कि काव्या मेहरा के इरादों पर सवाल उठाने वाले अकाउंट्स की संख्या बढ़ने लगी, जैसे बसंत की बारिश के बाद बांस के अंकुर निकलते हैं। उन्होंने दावा किया कि उसने मशहूर होने के लिए यह घटना खुद करवाई थी और पूछा कि वह आग लगने वाली जगह पर इत्तेफाक से कैसे पहुंच गई। कुछ लोगों ने तो यह भी इशारा किया कि आग का उससे कोई लेना देना था। हर इत्तेफाक उसके खिलाफ एक हथियार बन गया। आरव मल्होत्रा ने माथे पर बल डाले। वह इस पैटर्न को अच्छी तरह जानता था, एक किराए का बदनामी अभियान जो सच को झूठ में बदल देता है। सबूत न होने पर भी बार बार की गई गॉसिप लोगों की राय को जहर बना सकती थी। क्योंकि काव्या मेहरा का अभी तक कोई मजबूत फैनबेस नहीं था, इसलिए नफरत भरे कमेंट्स जल्द ही सपोर्ट करने वाले कमेंट्स से ज्यादा हो गए। एंटी फैन ने तो उसके वफादार फॉलोअर्स का भी मजाक उड़ाया, उन्हें बेवकूफ और बहकाया हुआ कहा। उसे यकीन नहीं था कि यह आग के साथ उसके अपने पिछले अनुभव की वजह से था। लेकिन अंदर ही अंदर
आरव मल्होत्रा को लगा कि हिम्मत और ईमानदारी को कभी गलत नहीं समझा जाना चाहिए। दोस्तों, क्या यह चिंता सिर्फ एहसानमंदी थी या कुछ बहुत गहरी चीज की शुरुआत? बता सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना फोन उठाया और अपने स्पेशल असिस्टेंट से चुपचाप एक टीम बनाने के लिए संपर्क करने की तैयारी की, ताकि लोगों की राय को फिर से उसके पक्ष में किया जा सके। हालांकि जैसे ही उसने नंबर डायल किया, काव्या मेहरा के बहुत सारे फैन अचानक इंटरनेट पर आ गए। उनके कमेंट्स बहुत ही समझदारी भरे और सोचे समझे थे। उन्होंने हालात का अच्छे से एनालिसिस किया और उन एंटी फैंस को शर्मिंदा किया। एक नज़र में आरव मल्होत्रा समझ गया कि यह किसी हायर की गई टीम का काम है। वह सोचे बिना नहीं रह सका, यह किसने किया होगा? हालांकि काव्या मेहरा की ड्रामा टीम उसे सपोर्ट करती थी, लेकिन वे इतनी तेजी से पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे। इसलिए बैकग्राउंड में कोई न कोई उसकी मदद कर रहा होगा। हालांकि वह काव्या मेहरा के आसपास के सभी लोगों को जानता था। आखिर कौन उसकी मदद कर सकता है? आरव मल्होत्रा के विला से कुछ ही दूरी पर एक दूसरे विला में मिस्टर कपूर और मिस्टर हरन एक कंप्यूटर पर झुके हुए थे। दोनों ने काव्या मेहरा के कमेंट सेक्शन में हो रहे बदलावों को देखा और वे अपना सरप्राइज छिपा नहीं पाए। मिस्टर हरन ने पूछा, मिस्टर कपूर, क्या यह आपकी टीम ने किया है? मिस्टर कपूर ने सिर हिलाया। मुझे तो ऑर्डर देने का मौका भी नहीं मिला। कौन उसकी तरफ से यह करने की पहल करेगा? क्या यह विहान कपूर हो सकता है? मिस्टर हरन ने टेबल पर टैप करते हुए स्क्रीन पर देखा। उनके चेहरे पर एक मतलब वाली मुस्कान थी। वाह! मिस्टर कपूर मुस्कुराए। उस लड़के के बजाय उसके राइवल ने मदद की होगी, इसकी ज्यादा संभावना है। वह नहीं हो सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता, मिस्टर हरन ने कमेंट किया। वे हर दिन साथ में शूटिंग कर रहे हैं। उनके बीच इंटीमेट सीन भी हुए हैं। शायद उनके बीच पहले से ही कुछ चल रहा है। सच में? मिस्टर कपूर ने शक से कहा। तो मैं उससे इस बारे में पूछूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मिस्टर हरन ने चेतावनी दी। अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। चीजों को अपने आप होने दो। अब चलो अपना शतरंज का खेल जारी रखते हैं। उस रात काव्या मेहरा के सभी एंटी फैन जवाबी तर्कों से चुप हो गए। जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, वह उसकी इमेज खराब करने में नाकाम रहा और इसके बजाय उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। इस घटना की वजह से काव्या मेहरा के फैंस की संख्या 10 लाख से ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि एक्ट्रेस ने जोर देकर कहा कि वह ठीक है, इसलिए फिल्मिंग क्रू ने अपना शेड्यूल जारी रखा। 2 दिन बाद वे इंपीरियल कैपिटल लौट आए और काव्या मेहरा आखिरकार घर चली गईं। जब वह पहुंची तो लंच का समय था। ईशान मेहरा अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा था और सविता आंटी उसे खाना खिला रही थी। उसने मुंह बनाया और शिकायत की, ईशान को कद्दू पसंद नहीं है, ईशान को गाजर पसंद नहीं है, ईशान को खीरा पसंद नहीं है। उसने एक एक करके सारी सब्जियां मना कर दी। सिर्फ सविता आंटी की बनाई हुई अचार वाली मछली ही उसे पसंद आई। चावल वैसे ही पड़े रहे। जब तक काव्या मेहरा अंदर आई, सविता आंटी उसे मना रही थी। बेबी को अच्छे से बढ़ने के लिए सब्जियां और चावल खाने होंगे। क्या ईशान ने नहीं कहा था कि वह जल्दी बड़ा होकर माँ की रक्षा करना चाहता है? अगर तुम ठीक से नहीं खाओगे तो हमारा नखरे वाला बाओबेई धीरे धीरे बढ़ेगा। यह सुनकर ईशान ने कद्दू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, चबाया, फिर रुक गया। काव्या मेहरा चुपचाप अंदर आई, अपने जूते बदले और डाइनिंग रूम में चली गईं। छोटे लड़के ने सविता आंटी के खिलाए हुए खीरे को थूक दिया, मछली का एक टुकड़ा उठाया
और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसका हाथ सफेद और मुलायम था। काव्या मेहरा चुपके से उसके पीछे आई। होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वह उसके बगल में झुकी और मुस्कुराई। ईशान, क्या मछली स्वादिष्ट है? अपनी माँ को देखकर छोटा लड़का बीच में ही रुक गया। उसने आधी खाई हुई मछली अपनी प्लेट में गिरा दी, मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा जम गया, जो मजेदार और प्यारा दोनों लग रहा था। काव्या मेहरा ने उसके दोनों गालों पर किस किया और उसे एक तोहफा दिया। ईशान, माँ वापस आ गई है। वह बाओबेई के लिए एक तोहफा लाई है। तभी ईशान ने रिएक्ट किया। वह मुस्कुराया, गिफ्ट लिया और अपनी माँ के गालों पर 2 प्यारी सी किस की। माँ ने बाओबेई को बहुत मिस किया। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए जल्दी वापस आना चाहती थी, काव्या मेहरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या बाओबेई ने माँ को मिस किया? छोटे लड़के ने शर्माते हुए सिर हिलाया, गाल लाल हो गए और शर्म से हाथ आपस में चिपक गए। काव्या मेहरा हंसी। बेबी बात नहीं कर रहा है। क्या तुमने माँ को मिस किया? घबराकर छोटे बच्चे ने कहा। ईशान ने माँ के बारे में सोचा। काव्या मेहरा मुस्कुराई। छोटा क्यूट, तुम इतने प्यारे क्यों हो? उसे गले लगाने के बाद उसने हाथ धोए और बैठ गई। जब माँ आसपास नहीं थी, तो क्या बाओबेई ने ठीक से खाना खाया? ईशान ने जल्दी से बची हुई सब्जियों को अपने छोटे हाथ से ढक लिया। उसे समझते हुए काव्या मेहरा ने तारीफ करने का नाटक किया। बाओबेई बहुत आज्ञाकारी है। उसने सविता आंटी का दिया हुआ सारा खाना खत्म कर दिया। वह उसे समय देते हुए किचन में चली गई। जैसा कि उम्मीद थी, ईशान ने जल्दी से सब्जियां अपने मुंह में ठूंस ली। जब काव्या मेहरा वापस आईं, तो उसके गाल फूले हुए थे। कद्दू के दाने उसके होठों के चारों ओर चिपके हुए थे। उसने अनजान होने का नाटक किया। ईशान, माँ और बाओबेई को कुछ बात करनी है। छोटे बच्चे ने बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर देखा। बाओबेई अब 2 साल का हो गया है। जब तुम 3 साल के हो जाओगे, तो किंडरगार्टन जाओगे। वहां बच्चे खुद खाते हैं। तो आज से सविता आंटी तुम्हें चम्मच से खाना नहीं खिलाएंगी, ठीक है? दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहना चाहता था। ईशान ने गंभीरता से सिर हिलाया। काव्या मेहरा ने उसे एक चम्मच दिया। जब तुम चम्मच चलाना सीख जाओगे, तो माँ तुम्हें चॉपस्टिक सिखाएंगी। ईशान आज चॉपस्टिक इस्तेमाल करेगा, उसने ऐलान किया। इतनी जल्दी? काव्या मेहरा ने तारीफ की और उन्हें पकड़ने का तरीका दिखाया। जैसे ही लड़के ने हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा जम गया। ईशान, क्या हुआ? उसने पूछा। उसने अपनी घायल कलाई की ओर इशारा किया। माँ, क्या हुआ? काव्या मेहरा ने नीचे देखा। ठीक है, मैं जल गई थी। यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे झुका और धीरे से उसके घाव पर फूंक मारी। माँ, डरो मत। ईशान के फूंकने के बाद दर्द नहीं होगा। उसकी कलाई पर गुदगुदी वाली सांस ने काव्या मेहरा का दिल खुश कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ, अपनी पुरानी जिंदगी से दूर इस अजीब दुनिया में पहला इंसान जिसने उसे अपनेपन का एहसास कराया, वह एक 2 साल का बच्चा था। और यह बच्चा उसके मौजूदा शरीर के मांस और हड्डियों से बना था, उसका बायोलॉजिकल बेटा। उसकी आंखें नम हो गईं और वह धीरे से कहे बिना नहीं रह सकी, जब से बाओबेई ने माँ के घावों पर फूंक मारी है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। यह सुनकर छोटा बच्चा खुशी से झूम उठा। उसकी काली, कांच जैसी आंखें अब आत्मविश्वास से भरी थी। ईशान माँ की मदद कर पाया। हाँ, काव्या मेहरा ने गंभीरता से कहा। ईशान,
तुमने माँ की बहुत मदद की है। दोपहर के खाने के बाद मौसम काफी अच्छा था, इसलिए काव्या मेहरा ईशान को रिहायशी इलाके में खेलने के लिए ले गई। उसने सोचा था कि खाना पचने के बाद वह उसे दोपहर की नींद के लिए घर वापस ले आएगी। इस छोटे बच्चे को स्लाइड पर खेलना बहुत पसंद था। वह साफ तौर पर सिर्फ 2 साल का था, लेकिन वह बड़े बच्चों की तरह बनना चाहता था और स्लाइड पर चढ़ना सीखना चाहता था। नतीजतन काव्या मेहरा को हर बार उसके छोटे से कूल्हे को पकड़ना पड़ता था, क्योंकि जब वह नीचे फिसल रहा होता था तो वह दोनों तरफ पकड़ नहीं पाता था। काव्या मेहरा उस पर हंसी और वह भी उसके साथ हंसा। कुछ देर बाद काव्या मेहरा ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था जब वह झूले पर खेल रहा था। उसी पल उसका सेलफोन बजा। उसने जवाब दिया, हेलो, डायरेक्टर रोहित वर्मा। डायरेक्टर रोहित वर्मा किसी पहाड़ की चोटी पर लग रहे थे। तेज हवा की आवाज फोन पर उनकी आवाज के साथ मिल रही थी। मास्टर, जब से काव्या मेहरा ने उसकी मदद की, तब से उसका करियर साफ तौर पर बेहतर हो गया। इसीलिए वह काव्या मेहरा की दरियादिली के लिए हमेशा उनका बहुत एहसानमंद रहा। आज उसे और उसके दोस्त को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो वे नेचर में घूमने निकल गए। उत्तरी उपनगरों के पहाड़ों में एक पुराना मठ था। यह वही मठ था जिसका जिक्र डायरेक्टर तब करते थे जब कोई उनसे पूछता था कि वे इस मास्टर से कहाँ मिल सकते हैं। जब डायरेक्टर रोहित वर्मा उस दिन पहले उस पुराने मठ में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जगह की सफाई की गई थी। टेबल पर कुछ लिफाफे करीने से रखे थे जिन पर बहुत अच्छी कैलीग्राफी में लिखा था, महान गुरु, कृपया प्रकाश खोलें। फोन पर डायरेक्टर ने कहा, मास्टर, बात यह है कि आपको कई चिट्ठियां भेजी गई थी। काव्या मेहरा ने शुरू में इस वीकेंड पर ईशान को ताज़ी हवा और घूमने के लिए पहाड़ों पर लाने का प्लान बनाया था। किसे पता था कि डायरेक्टर रोहित वर्मा पहले ही वहां पहुंच जाएंगे? उसने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, तो मुझे डायरेक्टर रोहित वर्मा से उन चिट्ठियों का कंटेंट पूछना होगा। इस तरह डायरेक्टर रोहित वर्मा ने एक एक करके हर चिट्ठी खोली और हर एक शब्द जोर से पढ़ा। काव्या मेहरा ने रिकॉर्ड बटन दबाया और सभी की रिक्वेस्ट रिकॉर्ड कर ली, जिसमें उनसे संपर्क करने का तरीका भी शामिल था। फिर उसने डायरेक्टर रोहित वर्मा को धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। हालांकि उसने किसी भी चिट्ठी को दिल पर नहीं लिया, लेकिन उसे बताए गए लोगों में से एक काफी पसंद आया। एक म्यूजिशियन का जिक्र था जो हमेशा म्यूजिक लिखने का शौकीन था, लेकिन 5 साल पहले ड्रग्स की लत के कारण रास्ता भटक गया था। अब वह नए सिरे से शुरुआत करने के लिए लौटा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिखता था। कल उसके म्यूजिक स्टूडियो का ओपनिंग डे था, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते हैं। यह आदमी 5 साल से दुनिया से दूर था। काव्या मेहरा ने उस म्यूजिशियन पर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि ओरिजिनल नॉवेल में उसका जिक्र ऐसे किया गया था जिसने सुसाइड कर लिया था। टेक्स्ट में कुछ ऐसा लिखा था, काव्या मेहरा ने इंपीरियल कैपिटल की मशहूर सुसाइड की पवित्र जगह पर मरने का फैसला किया, जहां मशहूर म्यूजिकल जीनियस विवान देसाई ने भी लगभग 1 साल पहले छलांग लगाई थी। जब उसने पहली बार यह पढ़ा, तो काव्या मेहरा ने खास तौर पर पिछले चैप्टर्स को दोबारा चेक किया और पाया कि विवान देसाई ने बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं ली थी। यह स्कैंडल किसी और ने रचा था। इस टैलेंटेड इंसान का बनाया म्यूजिक असल में बहुत स्पिरिचुअल और समझदारी भरा था, लेकिन दुनिया बहुत कठोर थी। उसे जिद्दी और असभ्य कहकर नजरअंदाज किया गया, क्योंकि वह दूसरों के फायदे के लिए कुछ सिद्धांतों का बलिदान करने को तैयार नहीं था। ठीक होने के बाद भी वह डिप्रेशन से घिरा रहा और आखिरकार उसने अपनी छोटी सी जिंदगी खत्म करने के लिए एक बिल्डिंग से कूदने का फैसला किया। अपनी पिछली जिंदगी में जब उसने कहानी का यह हिस्सा पढ़ा था,
तो काव्या मेहरा ने इस प्लॉट पॉइंट को शामिल करने के लिए लेखक पर कमेंट भी किया था और उसका मजाक भी उड़ाया था। उसे लगा कि नॉवेल द फिल्म एम्प्रेस लॉयल डॉग सीईओ के 3 नैतिक विचार गलत थे। अगर अच्छे लोग कम उम्र में मर जाते हैं तो बुरे लोगों को 1000 साल तक भुगतना चाहिए। अगर विलेन का नाम उसके नाम जैसा नहीं होता तो वह इस पागलपन भरे नॉवेल को बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती। इस पल जब उसने विवान देसाई के आखिरी अंजाम के बारे में सोचा तो काव्या मेहरा आह भरे बिना नहीं रह सकी। ईशान को इतना नींद में देखकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर ले गई। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, काव्या मेहरा ने एक फैसला किया। वह नीचे झुकी और छोटे लड़के से कहा, ईशान, माँ तुम्हें कल कहीं ले जाएगी। माँ पिछली बार की तरह काम पर जाएगी, इसलिए तुम पास में ही खेलना, ठीक है? जब छोटे बच्चे ने सुना कि उसकी माँ उसे अपने काम पर ले जाएगी, तो उसने तुरंत सिर हिलाया। काव्या मेहरा ने उसके बाल सहलाए और रहस्यमय तरीके से कहा, और हाँ, ईशान माँ की मदद कर सकता है। मैंने कुछ तैयार किया है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। जब भी वह ऐसा करती, उसे अपने साथ लाने से उसकी जिंदगी में बहुत फायदे होंगे। जब उसने पिछली बार डायरेक्टर रोहित वर्मा की मदद की थी, तो काव्या मेहरा के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी। अब और भविष्य में वह दूसरों के चरित्र की जांच करेगी कि वे ज्ञान के लायक हैं या नहीं। अगर वह कल विवान देसाई के लिए अच्छी किस्मत ला सकती है, तो वह एक जान बचा सकती है और आत्महत्या रोक सकती है। तब उसका यह काम पुण्य का काम होगा। जब काव्या मेहरा ऊपर बेडरूम में पहुंची, तो उसने देखा कि ईशान कितना थका हुआ था। उसने उसे गोद में उठाया और 2 मिनट से भी कम समय में छोटा बच्चा उसकी बाहों में सो गया। जैसे ही वह सो गया, उसके छोटे होंठ बाहर निकल आए, जबकि उसकी पलकों की हल्की परछाई उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कौन जानता है कि उसने क्या सपना देखा, क्योंकि लड़का अचानक मुस्कुराया। कुछ मिनटों के बाद वह एक बार फिर मुस्कुराया। काव्या मेहरा कुछ देर उसके साथ रही, फिर उठी और रिकॉर्डिंग सुनने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। विवान देसाई को यह चिट्ठी लगभग 3 दिन पहले छोड़ देनी चाहिए थी। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मास्टर, मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन इस हद तक गिर जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। नीचे उसके स्टूडियो के खुलने का पता और समय लिखा था। काव्या मेहरा ने उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिकॉर्ड किए और उसे फोन किया। कुछ रिंग के बाद किसी ने फोन उठाया। यह एक बहुत ही युवा, साफ आवाज थी। हेलो। काव्या मेहरा ने जानबूझकर थोड़ी भारी आवाज में जवाब दिया, यह मास्टर अभी अभी उत्तरी उपनगरों के ताओवादी मंदिर से आया है। हैरान होकर विवान देसाई ने तुरंत जवाब दिया, नमस्ते मास्टर, क्या आपने मेरा पत्र पढ़ा है? हाँ, काव्या मेहरा ने कहा। कल हम तय जगह पर समय पर पहुंचेंगे। तो फिर मुआवजे के बारे में? असल में विवान देसाई पैसे के बारे में कम ही बात करता था, क्योंकि वह इतना गरीब था कि अपना खुद का बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकता था। काव्या मेहरा ने अपनी तैयार की हुई लाइनें सुनाई, मैं कल बिना एक भी पैसा लिए अपने दरवाजे खोलूंगी। अगर आप किस्मत वाले हैं तो वहां का रास्ता जरूर याद रखना। शुरू में विवान देसाई हिचकिचा रहा था। अगर दूसरी पार्टी ज्यादा पैसे चार्ज करती तो वह भी उतनी ही कीमत लगाने की कोशिश करता। हालांकि अगर कीमत न तो बहुत ज्यादा थी और न ही बहुत कम, तो यह पता नहीं था कि यह कोई स्कैम है या नहीं। उसने जल्दी से कहा, मास्टर, मैं आपकी मेहनत के पैसे दूंगा। मैं सच में अभी बहुत गरीब हूँ, इसलिए प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना। अगर तुम्हें खुद पर तरस आता है तो रोज एक गाना लिखो और छोटी बहन को दो, काव्या मेहरा ने आगे कहा।
कल 1 बजे से 15 मिनट पहले हम वहां समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मास्टर। फोन रखने के बाद काव्या मेहरा अगले दिन जाने की तैयारी करने लगी। क्योंकि पिछली बार ईशान का सामान अच्छा नहीं था, इसलिए उसने खास तौर पर उसके लिए कपड़ों का एक सेट तैयार किया। उसने एक आड़ू की लकड़ी की तलवार भी ऑर्डर की जो ऐसी लग रही थी जैसे प्लास्टिक की बनी हो और उस पर लकड़ी का पैटर्न हो। इस तरह अगले दिन माम बेटे ने नाश्ता किया और कपड़े बदलने के लिए घर वापस चले गए। उस समय की तुलना में काव्या मेहरा अब कुछ हद तक मशहूर हो गई थी, इसलिए उसने इस बार अपना मेकअप और भेस बहुत ज्यादा गंभीरता से किया। चेहरे की कंटूरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने अपने चेहरे की आउटलाइन को और ज्यादा ठोस और पक्का बनाया। उसने अपनी भौहें भी मोटी की, खुद के लिए एक एडम एप्पल बनाया और अपनी ठोड़ी और ऊपरी होंठ पर शेड किया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दाढ़ी मूंछें हों। तैयार होने के बाद उसने शीशे में देखा और संतुष्टि से मुस्कुराई। इस तरह कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा, है ना? उसने अपनी छाती को लपेटा और ढीले ताववादी कपड़े पहने ताकि उसकी छाती इतनी साफ दिखाई न दे। कपड़े पहनने के बाद वह लुओ को तैयार करने लगी। लड़के को बिल्कुल भी मेकअप की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे सिर्फ एक नकली जूड़ा पहनना था। इस बार काव्या मेहरा ने खास तौर पर अपने बेटे के बालों के जूड़े को कमल के पत्ते से सजाया। इसके अलावा उन्होंने उसे हरे रंग का ताववादी चोगा और कपड़े के जूते पहनाए, जिससे वह एक छोटे साधक जैसा लग रहा था जो हाल ही में मॉडर्न दुनिया में आया हो। बाओबेई, जब हम बाद में बाहर जाएंगे तो याद रखना मुझे मम्मी मत कहना। तुम्हें मुझे मास्टर कहना है, काव्या मेहरा ने उसे याद दिलाया। बाओबेई, हम काम पर जा रहे हैं, इसलिए हमें सिर ऊंचा करके जाना है। छोटे बच्चे ने बार बार सिर हिलाया। अचानक उसने अपनी पीठ सीधी की, लेकिन अपनी छाती बाहर निकालने के बजाय उसने अपना छोटा पेट बाहर निकाल लिया। इससे वह मजेदार और प्यारा लग रहा था। चूंकि लगभग समय हो गया था, काव्या मेहरा लड़के को घर से बाहर ले आई। दोनों एक टैक्सी में बैठे और सीधे विवान देसाई के स्टूडियो के लिए निकल पड़े। विवान देसाई का स्टूडियो उनके अपने घर से ही बनाया गया था। उनका परिवार पहले इंपीरियल सिटी में रहता था, लेकिन उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे और इस पुराने शहर में उनके लिए एक विला छोड़ गए थे। काव्या मेहरा को उपन्यास की बात याद आई जिसमें बताया गया था कि उस आदमी ने 20 मिलियन का विला बेच दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे फंसाए जाने पर लाखों का मुआवजा देना पड़ा था। यही बात उसके आत्महत्या की कोशिश का मुख्य कारण थी। टैक्सी मुड़ी और चली गई और आखिरकार एक पत्थर की पक्की गली में रुकी। काव्या मेहरा ने किराया दिया और लुओ को एक छोटे से आंगन के दरवाजे तक ले आई। पहले ही 9:40 हो गए थे और स्टूडियो खुलने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे। हालांकि जब वह दरवाजे पर पहुंची तो काव्या मेहरा को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सामने के गेट पर सिर्फ 2 कारें खड़ी थी, उनमें से कोई भी महंगी कार नहीं थी। इस दुनिया में जो चीज पहले से ही सुंदर थी, उसे और सुंदर बनाना हमेशा आसान था। हालांकि बर्फीले तूफान के बीच कोयला देने को बहुत कम लोग तैयार थे। नोट, दोस्तों, असल में किसी अमीर और मशहूर इंसान की मदद करना आसान होता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में इतने दयालु होते हैं कि किसी जरूरतमंद की मदद करें। काव्या मेहरा ने दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि अंदर सिर्फ 4-5 लोग थे, तो उसे एहसास हुआ कि ये शायद वही कुछ दोस्त थे जो विवान देसाई के पास बचे थे। उसे अंदर आते देखकर विवान देसाई का हौसला तुरंत बढ़ गया। हालांकि जब उसने देखा कि वह 1, 2 या 3 साल के दाववादी लड़के को पकड़े हुए है,
जो चिपचिपे चावल के गोले जितना गोरा और प्यारा था, तो उसकी उम्मीदें उतनी ही तेजी से टूट गईं। उस आदमी को अचानक लगा कि वह इस गुरु पर अपनी सारी उम्मीदें लगाकर बहुत भोला था। फिर भी वह नए आए मेहमान का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। महान गुरु, नमस्कार। मैं विवान देसाई हूँ। आज आने के लिए धन्यवाद। उसके सामने वाला जवान आदमी लगभग 26 या 27 साल का लग रहा था। हालांकि विवान देसाई अभी भी जवान और सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसकी भौहों के आसपास हल्की झुर्रियां थीं, शायद 5 साल के अकेलेपन की वजह से। उसके बाल दूसरे संगीतकारों की तरह स्टाइल वाले नहीं थे। इसके बजाय उसके बाल साफ सुथरे और छोटे कटे हुए थे। क्योंकि बाल बहुत छोटे कटे थे, इसलिए उसके सुंदर चेहरे के फीचर्स तुरंत नजर आ रहे थे। काव्या मेहरा को अचानक एहसास हुआ कि अगर उसे दूसरों के लिए रोशनी दिखाने का करियर अपनाना है, तो उसे एक दाववादी टाइटल की जरूरत होगी, है ना? एक पल रुकने के बाद आखिरकार उसे एक विचार आया और उसने कहा, मिस्टर विवान, इस छोटे गुरु का नाम यशविन है। दोस्तों, क्या आप काव्या और छोटे यशविन के एडवेंचर्स को फॉलो करना चाहते हैं? उनकी यात्रा के अगले चैप्टर को देखने या सुनने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।